श्रोता अगर एक पल के लिए कल्पना करें ओमान की खाड़ी के उस बेहद संकरे और अंधेरे समुद्री रास्ते की। जहां सतह पर तो एकदम खामोशी दिखाई देती है। बिल्कुल। लेकिन पानी के ठीक नीचे जहां इंसान की नजर नहीं पहुंच सकती, वहां अमेरिकी नौसेना के हाईटेक ऑटोनॉमस रोबोट बिना कोई आवाज के तैर रहे हैं। हाँ, और वो सोनार तरंगों का इस्तेमाल करके समंदर के तल की मैपिंग कर रहे हैं। मतलब उन अदृश्य बारूदी सुरंगों को खोज रहे हैं जो दुनिया के अर्थव्यवस्था की सांसें रोक सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ पानी की सतह के ऊपर कूटनीति की बिसात पर चेतावनियों का एक ऐसा बवंडर चल रहा है ना, जहां एक गलत कदम और सब कुछ खाक हो सकता है। ये किसी तकनीकी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट लग सकता है, लेकिन ये आज के भू राजनीतिक परिदृश्य की सबसे ज्वलंत हकीकत है। सही कहा। ऑडियो जिंदगी की इस विशेष गहन चर्चा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं वैभव हूं। और मैं शुभी हूं। और आज का हमारा मिशन सिर्फ खबरों की सुर्खियां पढ़ना नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस जटिल तनावपूर्ण युद्ध के हर उस पुर्जे को खोलना है जो इस पूरी मशीनरी को चला रहा है। बिल्कुल। हम कूटनीति के पीछे की गेम थियरी, नौसैनिक युद्ध की तकनीक और तबाही के उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर सूचना युद्ध के धुएं में छिप जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस कीमत को समझना होगा जो इंसानी जानों के रूप में चुकाई जा रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। हाँ, ईरान के फॉरेंसिक मेडिसिन संगठन के प्रमुख हैं अब्बास मस्जिदी। उन्होंने हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की है वो बताती है कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे इस टकराव में अब तक कम से कम 3,375 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,375 ये आंकड़ा अपने आप में बहुत डरावना है, लेकिन जब इस डेटा को थोड़ा गहराई से देखा जाता है तो कुछ बहुत ही अजीब पैटर्न उभर कर आते हैं। जैसे कि मतलब मारे गए लोगों में 2,875 पुरुष हैं और 496 महिलाएं हैं। अच्छा, और बच्चों के बारे में भी कोई जानकारी है? हाँ, 383 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे कम है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट का दावा है कि इनमें से केवल 4 लोगों की ही पहचान नहीं हो पाई है। अरे बाप रे, सिर्फ 4? बिल्कुल, बाकी सबकी शिनाख्त हो चुकी है। मतलब एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में इतनी तेजी से डीएनए या डेंटल रिकॉर्ड के जरिए पहचान होना थोड़ा चौंकाने वाला है। ये तो है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। और वो पेच ये है कि इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि इन मौतों में आम नागरिक कितने हैं और सुरक्षा बलों के जवान कितने हैं। एकदम सही पॉइंट। देखिए, जब हम आधुनिक युद्ध नीति का विश्लेषण करते हैं तो ये कोई सामान्य भूल नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। एक सेकंड, श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा और साफ करते हैं। अगर कोई देश अपने मृतकों की गिनती कर ही रहा है तो नागरिक और सैन्य हताहतों को अलग अलग करने में क्या समस्या है? यही तो सूचना युद्ध है। मतलब क्या ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने का प्रयास नहीं है? क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों पर बहुत सघन बमबारी की थी। बिल्कुल की थी। तो अगर सैन्य ठिकानों पर बम गिरेंगे तो जाहिर है कि सैनिक ही मारे जाएंगे ना। यहीं पर हमें यह समझना होगा कि युद्ध में नैरेटिव यानी विमर्श कैसे काम करता है। जब कोई देश युद्ध में होता है तो सरकार 2 मोर्चों पर लड़ रही होती है, एक सीमा पर और दूसरा अपनी ही जनता के दिमाग के भीतर। अगर ईरान स्पष्ट रूप से बता दे कि मारे गए लोगों में 80% सैनिक हैं, तो सोचिए उनकी सेना का मनोबल कितना टूटेगा। हाँ, ये तो है। और अमेरिका को भी ये संदेश जाएगा कि उनकी सैन्य स्ट्राइक एकदम सफल रही। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर अगर इस आंकड़े को अस्पष्ट रखा जाए, एक ग्रे एरिया बना दिया जाए, तो दुनिया भर में ये संदेश जाता है कि ये मौतें आम नागरिकों की भी हो सकती हैं। हाँ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल होती है। सही कहा। मतलब ये पूरा आंकड़ा एक प्रकार का हथियार बन गया है। मारे गए पुरुषों की इतनी बड़ी संख्या, जो कि 2,875 है, साफ इशारा करती है कि इनमें सुरक्षा बलों की एक बड़ी तादाद हो सकती है। हाँ, लेकिन उसे नागरिक बनाम सैनिक के खांचे में नहीं डाला गया। ये वाकई सूचना युद्ध का एक बहुत ही मारक रूप है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये युद्ध सिर्फ जमीन पर या सूचनाओं में नहीं लड़ा जा रहा है। अब जरा उस समंदर की तरफ चलते हैं जहां असल में दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी छिपी है। हॉर्मुज़ जलडमरूमंथ। हाँ, आज की तारीख में ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं रह गया है,
श्रोता अगर कल्पना करें कि एक बहुत ही व्यस्त हाईवे है जो दुनिया भर के शहरों में ईंधन पहुंचाता है। अब इस हाईवे पर एक संकरा सा टोल बूथ है और अचानक खबर आती है कि उस टोल बूथ के आसपास किसी ने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बिल्कुल वही टोल बूथ है। दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। और अगर यहाँ केवल एक अफवाह भी फैल जाए ना कि पानी में सुरंगें हैं, तो शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगता है। और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो जाती है। और यही वो मैकेनिज्म है जिसका ईरान बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल कर रहा है। मतलब उन्होंने इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समुद्री सुरंगें बिछाने की रणनीति अपनाई है। बिल्कुल। और इसके जवाब में अमेरिका ने जो कदम उठाया है वो नौसैनिक युद्ध के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। वो रोबोट्स वाली बात। हाँ, अमेरिका अब अपने गोताखोरों को इस खतरे में नहीं डाल रहा है। वो अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी UUV या कहें समुद्री रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये रोबोट्स असल में काम कैसे करते हैं? क्योंकि समंदर की गहराइयों में तो घुप अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और पानी का दबाव भी इतना ज्यादा होता है। वहां एक सुरंग को खोजना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है, वो भी बिना विस्फोट किए। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये हाईटेक रोबोट सिर्फ कैमरे के सहारे नहीं चलते। तो फिर ये साइड स्कैन सोनार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर से लैस होते हैं। अच्छा। जब ये रोबोट पानी के नीचे तैरते हैं ना, तो ये ध्वनि तरंगे भेजते हैं। अगर कोई भी धातु का ढांचा जैसे बारूदी सुरंग वहां मौजूद है, तो वो ध्वनि तरंग टकरा कर वापस आती है। समझ गया। और रोबोट के कंप्यूटर में उसका एक 3D मैप बन जाता है। बिल्कुल सही। और साथ ही ये उपकरण पानी के भीतर किसी भी तरह के चुंबकीय बदलाव को पकड़ लेते हैं जो आमतौर पर सुरंगों के धातु वाले आवरण से पैदा होता है। ये तो बहुत ही एडवांस तकनीक है। हाँ, अमेरिकी नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल हैं केविन डोनेगन। उन्होंने इस तकनीक के प्रभाव को समझाते हुए बताया है कि जो सर्वे करने में पहले कई हफ्ते लगते थे, वो काम अब ये रोबोट महज कुछ दिनों में पूरा कर रहे हैं। यानी अमेरिका गति और तकनीक के जरिए इस टोल बूथ को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक तरह से वही हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और घटनाक्रम है जो थोड़ा उलझा हुआ है। श्रोताओं को याद होगा कि जब शुक्रवार को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, हाँ, तब ईरान ने कुछ समय के लिए इस रास्ते को कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया था। बिल्कुल। और इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें थोड़ी गिरी भी थी। लेकिन तेहरान ने अगले ही दिन अपना फैसला पलट दिया और जहाजों को चेतावनी दे दी कि वे मुख्य चैनलों से बचें और ईरान की तटरेखा के बिल्कुल करीब से चलें। यही बात समझ नहीं आई। इसका क्या तुक है? मतलब क्या ये सिर्फ सुरक्षा का बहाना है? देखिए, ये विशुद्ध रूप से सलेमी स्लाइसिंग रणनीति का एक हिस्सा है। सलेमी स्लाइसिंग? हाँ, ईरान दिखा रहा है कि वो चाहे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत दे सकता है। ये उनका लाभ उठाने का एक तरीका है। अच्छा। लेकिन जहाजों को अपनी तटरेखा के करीब चलने का निर्देश देने के पीछे एक गहरी सैन्य रणनीति है। वो कैसे? जब अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाज मुख्य चैनल जो गहरे पानी में होता है उसे छोड़कर ईरानी तटरेखा के करीब आते हैं ना, तो वे पूरी तरह से ईरान की शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल्स और छोटे हमलावर पोतों की रेंज में आ जाते हैं। ओहो, मतलब ईरान ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा देकर असल में उन्हें बंधक जैसी स्थिति में लाखड़ा किया है। बिल्कुल। जहाज के कप्तान को लग रहा है कि वो बारूदी सुरंगों से बच रहा है, लेकिन असल में वो ईरान के राडार और बंदूकों के ठीक निशाने पर आ गया है। सही कहा। ये कूटनीतिक और सैन्य चालबाजी का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। इस गहरी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। अगर श्रोताओं को ये ऑडियो जर्नी पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, किसी भी प्रकार की बिजनेस इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर संपर्क किया जा सकता है। चलिए वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे ईरान की चालबाजी की। हाँ, और ये चालबाजी ऐसे समय में हो रही है जब समय तेजी से खत्म हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 8 अप्रैल को जो 2 सप्ताह का संघर्ष विराम हुआ था उसकी अवधि 22 अप्रैल यानी बुधवार को समाप्त होने वाली है। और जैसे जैसे ये डेडलाइन करीब आ रही है ना, वॉशिंगटन की तरफ से आने वाले बयानों में आक्रामकता एकदम चरम पर पहुंच गई है। अगर हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों को डिकोड करें तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा है कि ईरान की गिलिंग मशीन का अंत करने का समय आ गया है। ये बहुत बड़ा बयान है। हाँ,
लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ट्रंप ने सिर्फ सैन्य ठिकानों की बात नहीं की। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो वे ईरान के हर एक बिजली प्लांट और पुल को ध्वस्त कर देंगे। अरे बाप रे! अब अगर हम जिनेवा कन्वेंशंस और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों की बात करें तो नागरिक ढांचे को यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल आता है। तो क्या कोई भी देश खुलेआम ऐसी धमकी दे सकता है? देखिए, कूटनीति की भाषा में इसी को मैक्सिमम प्रेशर या अधिकतम दबाव की रणनीति कहते हैं। अच्छा, इसे मैडमैन थियरी भी कहा जाता है। मैडमैन थियरी मतलब एक पागल आदमी की तरह व्यवहार करना? एक तरह से हाँ, जहां एक नेता जानबूझकर ये जताता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परवाह किए बिना किसी भी हद तक जा सकता है ताकि सामने वाला डर कर झुक जाए। हाँ, समझ गया। जब आप किसी देश के बिजली ग्रिड या पुलों को नष्ट करने की बात करते हैं ना, तो आप सिर्फ उनकी सेना को नहीं बल्कि उनके पूरे समाज को पंगु बनाने की धमकी दे रहे होते हैं। जाहिर है, बिना बिजली के अस्पताल कैसे चलेंगे? पानी की सप्लाई रुक जाती है और अर्थव्यवस्था कुछ ही घंटों में ढह जाती है। लेकिन ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है। समुंदर में जो ताज़ा सीधा टकराव हुआ है वो इस बात का सबूत है कि चीजें किस हद तक नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। बिल्कुल। अरब सागर और ओमान की खाड़ी में जो हुआ वो बहुत गंभीर है। हाँ, जहां अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ने एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज को रोक लिया। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जहाज ने ईरानी जहाज के इंजन में छेद कर दिया और फिर अमेरिकी मरीन कमांडोज पर चढ़ गए। या मैं एक तकनीकी बात समझना चाहूंगा। इतने बड़े मालवाहक जहाज को बिना डुबाए सिर्फ उसके इंजन में छेद कैसे किया जा सकता है? मतलब ये सुनने में जितना आसान लगता है, समुद्री युद्ध में ये उतना ही मुश्किल होना चाहिए। बिल्कुल मुश्किल है। ये नॉन लीथल डिसेबलिंग फायर का एक बहुत ही सटीक और तकनीकी रूप से उन्नत उदाहरण है। नॉन लीथल डिसेबलिंग फायर? हाँ, देखिए, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज बहुत ही उन्नत रडार और प्रिसिजन गाइडेड हथियारों से लैस होते हैं। उनका मकसद जहाज के पतवार को तबाह करके उसे डुबोना नहीं था, क्योंकि उससे समंदर में तेल करने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने का खतरा होता। एकदम सही। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही सटीकता से जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम या स्टीयरिंग गियर जो इंजन को प्रोपेलर से जोड़ता है उसको निशाना बनाया। हाँ, तो एक बार इंजन काम करना बंद कर दे तो जहाज समंदर में सिर्फ एक तैरता हुआ लोहे का डब्बा बनकर रह जाता है। बिल्कुल, जिसे आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है। लेकिन अमेरिका का तर्क ये है कि ये जहाज उनकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उनका यही दावा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से अंक्लॉस के तहत, क्या गहरे समंदर में किसी दूसरे देश के झंडे वाले जहाज को इस तरह रोकना वैध है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल मुख्यालय ने तो इसे सीधे तौर पर सशस्त्र समुद्री डकैती करार दिया है। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या कैसे की जा रही है। अच्छा, अमेरिका इसे युद्ध के नियमों के तहत एक वैध ब्लॉकेज यानी नाकेबंदी मान रहा है, जिसे तोड़ने पर कार्रवाई का अधिकार होता है। और ईरान? वहीं ईरान इसे शांति काल के नेविगेशन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन मानकर समुद्री डकैती कह रहा है। और पता है, ईरान सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। हाँ, उन्होंने जवाबी कार्रवाई भी तो की है। बिल्कुल, उन्होंने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन हमले कर दिए। सरकारी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक इन स्वॉर्म ड्रोन हमलों के कारण अमेरिकी बलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। स्वॉर्म ड्रोन्स यानी जब दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ झुंड बनाकर किसी एक बड़े और महंगे जहाज पर हमला करते हैं। सही कहा। ये असम्मित युद्ध या असिमेट्रिक वॉरफेयर का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां अरबों डॉलर का डिस्ट्रॉयर कुछ हजार डॉलर के ड्रोन्स के आगे बेबस नजर आ सकता है। एकदम। अब जरा इस पूरे परिदृश्य को कूटनीति के चश्मे से देखते हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ समंदर में जहाज एक दूसरे का रास्ता रोक रहे हैं, प्रोपेलर तोड़े जा रहे हैं, ड्रोन मंडरा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप के वार्ताकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। इस्लामाबाद को इस बातचीत के लिए चुना गया है। हाँ, और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि समझौता बहुत सरल है। मतलब ये तो सरासर विरोधाभास है ना? ये विरोधाभास ही आज की कूटनीति का असली चेहरा है। वो कैसे?
आप एक हाथ से दुश्मन का गला दबाते हैं और दूसरे हाथ से उसे समझौते के कागज थमाते हैं। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस दबाव में नहीं आएंगे। हाँ, ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता का बहिष्कार कर दिया है। उनकी शर्त बहुत साफ है, जब तक उनके बंदरगाहों और तट रेखा पर अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी है, तब तक वॉशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ये तो एक ऐसा कूटनीतिक गतिरोध है जिसमें दोनों पक्ष एक ही दरवाजे को अलग अलग दिशाओं से धकेल रहे हैं। बिल्कुल। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा है कि ये नौसैनिक नाकेबंदी न केवल अवैध है, बल्कि ये 2 सप्ताह के उस युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन है जो 8 अप्रैल को लागू हुआ था। तो अमेरिका का स्टैंड क्या है इस पर? अमेरिका का कहना है कि जब तक तुम समझौता नहीं करोगे, हम नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। और ईरान का कहना है कि जब तक तुम नाकेबंदी नहीं हटाओगे, हम समझौते की मेज पर नहीं बैठेंगे। और यहीं पे समय का पहिया सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 22 अप्रैल की वो डेडलाइन। हाँ, 22 अप्रैल की समय सीमा अब कोई सामान्य तारीख नहीं रही, वो एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही है। दोनों ही देश एक ऐसा गेम ऑफ चिकन खेल रहे हैं जहां कोई भी पहले पलक झपकाने को तैयार नहीं है। इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है ना, वो ये है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब अब युद्ध की शुरुआत किसी एक मैदान में शंख बजाकर नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। आधुनिक युद्ध अब एक ही समय पर कई आयामों में लड़ा जा रहा है। एक तरफ ये समंदर की गहराई में रोबोट्स और सोनार तरंगों के जरिए लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ ये आंकड़ों और फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए सूचना के मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। और तीसरी तरफ ये आर्थिक नाकेबंदी और राजनैतिक बहिष्कारों के जरिए कूटनीति के कमरों में लड़ा जा रहा है। यह एक ऐसा विचार है जो श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। मतलब, क्या आज के समय में शांति वार्ताएं युद्ध को रोकने का जरिया है, या वे खुद युद्ध का एक हथियार बन चुकी हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जिस तरह से हथियारों से लैस जहाजों की आड़ में समझौते थोपने की कोशिश की जा रही है, वो दिखाता है कि कूटनीति की मेज और युद्ध के मैदान के बीच की लकीर अब पूरी तरह मिट चुकी है। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो वैश्विक शांति की नाजुक डोर को पल पल खींच रहा है। वाकई ये सवाल आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की नजरें अब 22 अप्रैल के उस समय सीमा पर टिकी होंगी, जहां तय होगा कि कूटनीति जीतती है या फिर समंदर की लहरें एक बार फिर किसी बड़े विनाश की गवाह बनती हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं के लिए ये समझना इतना दिलचस्प है कि इस ऑडियो जर्नी को गहराई तक ले जाने का हमारा मकसद ही यही है कि हर खबर के पीछे छुपे क्यों और कैसे को सामने लाया जा सके। और इसी कड़ी में इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि यदि ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस ऑडियो जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्रोताओं का समर्थन ही हमें ऐसे जटिल और पेचीदा विषयों को आसान और विश्लेषणात्मक रूप में सामने लाने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। इस जानकारी से भरे सफर का हिस्सा बनने और ऑडियो जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और विचार करते रहिए।